हेलो डियर फ्रेंड, मैं बी कुमार आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो वार से रिलेटेड। कुछ यूपीएससी हमारे स्टूडेंट ने वार के बारे में पूछा है कि व्हाट इज़ द वार एंड टाइप ऑफ वार, तो उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप हमारे वीडियो को बी कुमार एकेडमी चैनल पे देखें, उसको सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करें। आपको इसमें अच्छा नॉलेज मिलेगा, एजुकेशनल नॉलेज भी इसमें इंक्लूडेड है। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट का है कि व्हाट इज द वार। वार क्या है? वार इज द conflict or dispute between two countries, two particular group, two political parties. It is the many different type of war, many types of war fought in the world against countries. उसमें से कुछ वार हैं, जैसे आप देख सकते हैं कन्वेंशनल वार। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज द कन्वेंशनल वार। कन्वेंशनल वार में टू कंट्रीज और मोर देन टू कंट्री ये लड़ाई करती है। ये एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग के साथ मिलिट्री कन्फ्लिक्ट है जिसमें पूरा कंट्री इन्वॉल्व होता है कन्वेंशनल वार में। लेकिन हम इसमें नॉन कन्वेंशनल वेपन को यूज नहीं कर सकते। कन्वेंशनल वार में हम लॉन्ग रेंज की मिसाइलें या नॉन कन्वेंशनल वेपन एज लाइक एटॉमिक वेपन, ऐसे वेपन को हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं कन्वेंशनल वार में। कन्वेंशनल वार टू और मोर कंट्री के बीच एक बड़ा डिस्प्यूट है, वेरी हार्मफुल इसके इफेक्ट होते हैं एंडिंग आप, जैसे आप कंसिडर कर सकते हैं हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार। ये दोनों वार बहुत बड़े वार हुए थे और बहुत सारे वार अभी भी चालू हैं, जैसा आप देख सकते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच के वार है, इसराइल ईरान के बीच के वार है। हम इनको समझते हैं कि ये किस टाइप के वार है। टाइप्स ऑफ वार में अगर हम बात करें तो सबसे पहले वार कन्वेंशनल वार है, जो कि एक स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ मिलिट्री कन्फ्लिक्ट है। लेकिन इसमें हम नॉन कन्वेंशनल वेपन को यूज नहीं कर सकते। नॉन कन्वेंशनल वार का मतलब होता है कि इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप किसी भी टाइप के वेपन को यूज कर सकते हो। नॉन कन्वेंशनल वार में एटॉमिक वेपन जैसे एटम बम, हाइड्रोजन बम आप यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल बम, केमिकल बम आप वहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आप किसी भी रूल्स रेगुलेशन को नहीं मान रहे हो। कन्वेंशनल वार में हम एक पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन को मानते हैं। वार के लिए रूल्स बनाए गए, जैसे जेनेवा ट्रीटी है जिसमें ये रूल्स बनाया गया कि अगर दो कंट्री के बीच वार हो रहा है, उसमें जो पकड़े गए सोल्जर्स हैं उनको ऑनेस्टली उनको वापस कर देना है, उनको टॉर्चरिंग नहीं करनी है, उनको कैद प्रिजनर नहीं बनाना है, ऑफिसर के साथ ऑफिसर जैसा ट्रीटमेंट करना, सोल्जर के साथ सोल्जर जैसे ट्रीटमेंट करना, ये सारी चीज़ें कन्वेंशनल वार में चलती है। नॉन कन्वेंशनल वार में एकदम बिल्कुल उल्टा होता है। आप चाहे जितना सोल्जर्स ऑफिसर जिनको आप अरेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन काम नहीं करते। नॉन कन्वेंशनल वार इज द वेरी डेंजरस फॉर वर्ल्ड एंड फ्यूचर। कन्वेंशनल वार भी हार्मफुल है, लेकिन वो उतने हार्मफुल नहीं है। इसमें हम कन्वेंशनल वेपन का ही यूज करते हैं। जैसे अगर कोई कंट्री एटम बम जैसे कोई कन्वेंशनल वेपन यूज कर रही है, तो वैसे वेपन को यूज करें कि जिसमें से रेडिएशन ज़्यादा नहीं निकल रहा है। और अगर हम एटम बम को यूज करते हैं तो उसमें उन दो कंट्री को तो हार्म होता ही होता है, उसके साथ साथ उसके जो नेबर कंट्री है उनको भी हार्म पहुंच सकता है। कन्वेंशनल वार के बाद जो दूसरा वार की बात हम करते हैं, सिविल वार। सिविल वार क्या होता है? सिविल वार एक ही कंट्री के अंदर वार हो जाता है पावर को लेकर के, तो उसको हम होम वार या सिविल वार भी कर सकते हैं। पब्लिक के बीच हो जाता है वार। जैसे आप देखो किसी कंट्री में दो कम्युनिटी के लोग होते हैं तो वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे वार हो सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं सिविल वार और होम वार। नेक्स्ट टाइप का जो वार है उसको जैसे वो एक प्रॉक्सी वार उसको हम बोल सकते हैं। प्रॉक्सी वार क्या होता है कि इसमें दो पावरफुल कंट्री एक दूसरे से इनडायरेक्टली लड़ रहे हैं, डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व नहीं है। प्रॉक्सी वार आप देख सकते हो, जैसे इसराइल और ईरान का वार जो है एक प्रॉक्सी वार है। यहाँ पे इसराइल ईरान का कोई टेरिटरी को लेकर के कोई उनका वार नहीं है, उनके कोई टेरिटरी उनकी कॉमन नहीं है, फिर भी इसराइल ईरान के बीच वार हो रहा है। कैसे हो रहा है? यहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल वार है। जैसे ईरान चाहता है कि यहूदी फ्री होना चाहिए अर्थ, मतलब नॉन इस्लामिक लोगों को यहाँ पे रहने का राइट नहीं है इस्लामिक कंट्री के बीच में, और इसके लिए लेकर के वो यहूदियों से लड़ाई करता रहता है, लेकिन डायरेक्टली अभी तक इन्वॉल्व नहीं होता था। वो हूती रिबेलियन के थ्रू अटैक करवाता था, इराक के थ्रू अटैक करवाता था, टेररिज्म हमास के थ्रू, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अटैक करवाता था। पहली बार ऐसा हुआ कि इसराइल और ईरान का जो है डायरेक्ट वार हुआ है, लेकिन इससे पहले जो उसके वार थे उनको हम प्रॉक्सी वार कह सकते हैं।
नेक्स्ट टाइप का जो वार है जैसे कोल्ड वार है। कोल्ड वार में क्या हो रहा है, दो पावरफुल कंट्री के बीच वार हो रहा है, लेकिन वो जो वार हो रहा है दो पावरफुल कंट्री, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो वेपन से लड़ाइयाँ नहीं लड़ रही है, वो थर्ड पार्टी के थ्रू लड़ाई लड़ रही है। जैसे आप यूएसएसआर का देख ले सकते हैं, यूएस रसिया का, इनके बीच एक टाइप का प्रॉक्सी वार नहीं कर सकते, कोल्ड वार चलता रहता है। पॉलिटिकली एक दूसरे का अपोज करते हैं, इनके लीडर्स किसी भी आइडियोलॉजी में एक दूसरे का ये अपोज करते हैं, तो ऐसे वार को हम कह सकते हैं कि ये कोल्ड वार है। अभी तक जैसे हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो इनके बीच में भी प्रॉक्सी वार ही चल रहा था। पहली बार ऐसा हुआ है, कई बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच कन्वेंशनल वार हुए हैं। वो बहुत कन्वेंशनल वार तो हम उनको नहीं कर सकते, जो वार वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं उनको हम लिमिटेड वार बोलते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच लिमिटेड वार हुए हैं, बहुत लॉन्ग वार 1 ईयर 2 ईयर के लिए कोई वार नहीं हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और छोटे डिस्प्यूट छोटे मोटे इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुए हैं। पाकिस्तान हमारे लिए प्रॉक्सी वार कह सकते हैं, प्रॉक्सी वार का यूज करता है। जैसे वो आतंकवाद को अपना वेपन बना करके इंडिया पे अटैक कराता रहता है, तो इट इज़ द टाइप ऑफ प्रॉक्सी वार। डायरेक्टली इन्वॉल्व बहुत कम होता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच जो अभी तक डिस्प्यूट हुए हैं उनको हम लिमिटेड वार बोल सकते हैं। कन्वेंशनल वार भी एक दो बार ही इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए और ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हुए हैं ये वार। अब कन्वेंशनल वार की बात करें तो रसिया और यूक्रेन के बीच के वार को हम कन्वेंशनल वार बोल सकते हैं। अभी जो वार हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच, दैट इज़ कन्वेंशनल वार। अमेजान, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो डिस्प्यूट हुआ, वार हुआ, वो भी एक आप बोल सकते हैं कन्वेंशनल वार हुआ है, लेकिन अभी तक ये वार नॉन कन्वेंशनल वार में कन्वर्टेड नहीं हुए हैं। लेकिन जिस तरह से चेंजेज हो रहे हैं वार का सिचुएशन, एक तो मॉडर्न वारफेयर के बारे में हमने एक वीडियो बनाया यूट्यूब पर, आप जाके देखना कि ये एडवांस मॉडर्न वारफेयर है जो आज तक लड़े जा रहे हैं वारफेयर। और आज के टाइम में जो वार की स्ट्रेटजी बन रही है, थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ हमारे कंट्रीज़ जा रहे हैं, और जिसमें यूएस और यूरोपियन कंट्री का इम्पोर्टेंट रोल है कि वो इस लड़ाई को एक बड़े वार में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसी को देखते हुए शायद है कि फ्यूचर में एक ट्रायोड फार्म होने जा रहा है रसिया, चाइना और इंडिया को लेकर के। ऐसा गेस किया जा रहा है कि शायद अपने सारे डिस्प्यूट को भुला करके चाइना जो है इंडिया के साथ आकर के रसिया के साथ एक ट्रायोड बनाना चाह रहा है। जिस तरह से यूएस सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को और अदर कंट्री को, तो एक ट्रायोड बन सकते हैं, एक ट्रायोड बनने के चांसेज हैं कि ये बन सकते हैं, और जो कि एशिया के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। एक पावरफुल कंट्री एशिया कॉन्टिनेंट में चाइना, रसिया और अगर हम इंडिया को मिला दें तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन होगी, सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, और इनका शायद मिलिट्री को अगर एक साथ हम मिलाते हैं तो एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर भी ये बन सकते हैं। लेकिन इनके अपने पर्सनल डिस्प्यूट इश्यूज हैं, जैसे चाइना और इंडिया का देखें तो यहाँ पर उनके डिस्प्यूट टेरिटरी को लेकर के हैं, बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज हैं। इसके लिए चाइना पाकिस्तान को यूज करके हमारे साथ प्रॉक्सी वार करता रहता है। चाइना के साथ हमारा कन्वेंशनल वार तो बहुत कम हुआ है, एक लिमिटेड वार हमारा चाइना के साथ हुआ है, लेकिन एक प्रॉक्सी वार चाइना हर समय करता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर दुर्ग को भी हम वार नहीं कर सकते, ये एक टाइप का ऑपरेशन है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये कोई वार नहीं था, ये एक टाइप ऑफ ऑपरेशन था जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने उस फिक्स स्ट्रेटजिक टेररिस्ट लोकेशन को डिस्ट्रॉय किया। उसके बदले में रिटेलिएशन हुआ पाकिस्तान की तरफ से, और उसके बदले में इंडिया ने भी रिटेलिएट किया और उनके बहुत सारे जो एयरफोर्स स्टेशन थे उसको उड़ाया, लेकिन ये कन्वेंशनल वार में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब हम इस पर बात करते हैं कि वार को रोका कैसे जा सकता है, क्योंकि वार इज़ द वेरी हार्मफुल फॉर फ्यूचर एंड दैट कंट्री हु इज़ फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो वार को रोकने के लिए एक तो पॉइंट हम यूज करते हैं, यूपीएससी बच्चों के लिए हम बताना चाहेंगे कि सीज फायर वर्ड का मतलब इसका होता है कि हम एक वेरी लिमिटेड टाइम के लिए वार को रोक रहे हैं। सीज फायर में क्या करते हैं, दो कंट्री जैसे अगर उनके तैयारी करनी है तो उनके कमांडर्स आपस में पीस टॉक करके और वार को रोक देते हैं और फिर वो लड़ाई का प्रिपरेशन करते हैं। इसको ऑफिशियली किसी टर्म कंडीशन पर ये वार नहीं रुका होता है, वो कुछ टाइम के बाद चालू हो सकता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो
सीज फायर हुआ था। अभी तक उन लोगों ने अभी तक कोई ऐसा एक्शन तो नहीं हुआ, दोनों तरफ से रुके हुए हैं। लेकिन ईरान और इजराइल का सीज फायर देखे तो कुछ टाइम के बाद ही ब्रेक हुआ। इजराइल की तरफ से भी अटैक हुआ, ईरान की तरफ से भी अटैक हुआ। तो ये अल्प विराम बोल सकते हो, फॉर सम टाइम ऑफ वार स्टॉप, लेकिन ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं है। जब हम ट्रीटी करते हैं तो ट्रीटी जो होता है ये ऑफिशियली दोनों तरफ की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रीटी होती है। पीस टॉक होता है, वार को कुछ टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग रोक दिया जाता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए रोका जाता है। इनमें रूल्स रेगुलेशन लगे होते हैं, इंटरनेशनल लॉज लगे होते हैं। अगर एक कंट्री उस लॉज को ब्रेक करता है तो इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन का प्रेशर होता है, वो यूनाइटेड नेशन के रूल्स को तोड़ रहा है, ऐसा हम कहेंगे ट्रीटी में। लेकिन जो ये हो रहा है सीज फायर हो रहा है, ये सीज फायर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सीज फायर केवल सम टाइम्स के वेरी लेस टाइम के लिए वार को रोक दिया गया है। कभी कभी कंट्री या मिलिट्री इस चीज़ को इसलिए यूज करती है कि मान लो कुछ टाइम के लिए सीज फायर कर लिया और फिर अपने को रीऑर्गेनाइज कर सकती है और न्यू वेपन के साथ वो फिर से अपने को वेपनाइज करके अगेन वार को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम ट्रीटी कर लेते हैं तो ट्रीटी करने के बाद ये वार अगेन स्टार्ट नहीं होगा। जो कंट्री इस ट्रीटी को ब्रेक करेगा इंटरनेशनल लॉज पे लगेंगे। इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट उसको पनिश देगा, उसके रूल्स रेगुलेशन है। तो ट्रीटी को ब्रेक नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ ट्रीटीज बनी हुई है, जैसे एग्रीमेंट बने हुए इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे वियना एग्रीमेंट है, स्विट्जरलैंड का एग्रीमेंट बना हुआ है। ये इसमें जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं ओनली फॉर नॉट टू कंट्रीज आर वार फाइटिंग कंट्री, ये रूल्स सबके लिए बनाए गए हैं। ऑल इंडिया के जितना वर्ल्ड के जितनी कंट्री है उन सब के लिए ये रूल्स काम करते हैं कि अगर लड़ाई हो रही है कंट्री के बीच में तो सिविलियन को ना मारा जाए, उनके रूल्स रेगुलेशन है। हॉस्पिटल को डिस्ट्रॉय ना किया जाए कन्वेंशनल वार में। अगर किसी मिलिट्री ऑफिसर और सोल्जर को आप अरेस्ट कर रहे हो तो उनको विथ रिस्पेक्ट वापस किया जाए। ये सारी चीज़ें स्विट्जरलैंड कन्वेंशन में किया गया है, रूल्स बनाए गए हैं। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो पावरफुल कंट्री ही इस सारे कन्वेंशन को ब्रेक कर रहे हैं, सारी ट्रीटी को ब्रेक कर रहे हैं और वही वार को लड़ रहे हैं। तो ये रूल्स हम एक तरह से कह सकते हैं कि पावरफुल कंट्री के लिए नहीं है, ये नॉर्मल ऐसी कंट्रीज के लिए रूल्स रेगुलेशन है। जो वीक कंट्री है, पावरफुल कंट्री नहीं है, जो किसी के साथ लड़ाई नहीं कर रही है, बाकी के जितने रूल्स रेगुलेशन बनाए गए वो सब के सब पावरफुल कंट्री ब्रेक किए हैं। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशन को पावरफुल बनाया गया, वर्ल्ड के सारे कंट्री को उसका मेंबर बनाया गया और ये देखा गया कि वर्ल्ड में इस टाइप का नेक्स्ट वार ना हो, इसके लिए रूल्स बनाए गए और यूनाइटेड नेशन की पूरी रिस्पांसिबिलिटी होगी ऐसे वार को रुकवाने के लिए। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके कुछ टाइम के बाद ही यूएस ने इराक के ऊपर अटैक कर दिया केमिकल वेपन्स का लगा करके। उसके बाद सीरिया के ऊपर अटैक हुआ और बहुत सारे पावरफुल कंट्री ने अदर कंट्री वीक कंट्री के ऊपर अटैक किए, जो उन्होंने ही सबसे पहले जो सबसे पावरफुल कंट्री है यूनाइटेड नेशन के 5 पावरफुल कंट्री, उन्होंने इस रूल्स को ब्रेक किए हुए हैं। इसीलिए यूनाइटेड नेशन में इंडिया चाहता है कि पावरफुल कंट्री में इंडिया भी एक पावरफुल कंट्री हो, क्योंकि वर्ल्ड के फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड में इस समय इंडिया के है और उसके साथ साथ इंडिया इस समय 4th नंबर की इकोनॉमी बन गई है। इंडिया इज गोइंग टू फॉर 3rd रैंक इकोनॉमी। तो इंडिया का रोल यूनाइटेड नेशन के 5 पावरफुल कंट्री के साथ होना चाहिए। इंडिया को भी वीटो पावर मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशन में और बहुत सारे कंट्रीज इस बात के लिए एक्सेप्टेड है, लेकिन पावरफुल कंट्रीज के लिए रेडी नहीं है। अगर पूरी दुनिया में कहीं पे भी वार हो रहा है तो इसके लिए पावरफुल कंट्री ही रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने ही सारे रूल्स को ब्रेक किया है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे वर्ल्ड में एक्टिव है, उसके पीछे भी पावरफुल कंट्री का हाथ है, चाहे वो वेपन बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं या अपने प्रॉक्सी वार को या कोल्ड वार को पावरफुल बनाने के लिए अपने एनिमी कंट्री के अगेंस्ट टेररिस्ट को यूज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इन सब में पावरफुल कंट्री इन्वॉल्व है, वही अपने वेपन को भी सेल कर रहे हैं, वही वार करा रहे हैं, वही एग्रीमेंट करा रहे हैं, वही ट्रीटी करा रहे हैं। रसिया यूक्रेन वार के पीछे भी बहुत सारे इनडायरेक्टली पावरफुल कंट्री है जो यूक्रेन को पीछे से वेपन दे रहे हैं और यूक्रेन लड़ रहा है, सैनिक दे रहे हैं, यूक्रेन लड़ रहा, नहीं तो ये वार कब का रुक गया होता। ईरान और इजराइल का जो वार हो रहा है वहाँ पर भी कुछ कंट्रीज हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को और कुछ पावरफुल कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, इसलिए यह वार आगे बढ़ता जा रहा है।
अब हम बात करते हैं कि वार के रिजल्ट क्या होते हैं। अगर वार का एंड हुआ, ट्रीटी हुआ, पीसफुल टॉक हुआ, तो डिप्लोमेसी के थ्रू यूनाइटेड नेशन के प्रेशर में हम किसी वार को रोक सकते हैं। वार रुक गया, उसके बाद क्या रिजल्ट होंगे? एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आती है कंट्री में, बोथ कंट्री में जो इस वार में इन्वॉल्व है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वर्ल्ड के सारे कंट्री, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, सभी की इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गई थी। और ऐसा नहीं है कि जो लड़ रहा है उसको नुकसान नहीं हो रहा पावरफुल कंट्री का, सबको उसके लॉस होते हैं। अगर वार एंड के बाद, इकोनॉमिकल क्राइसिस के बाद रिफ्यूजी क्रिएट होते हैं, बहुत सारी कैजुअलिटी होती है जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, डेथ हुई रहती है। वार के एंड में रिफ्यूजीज क्रिएट होते हैं। उसके बाद जो सोल्जर्स लॉन्ग वार से गुजरे रहते हैं वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर वो एक तरह से मेंटली डैमेज हो चुके रहते हैं, जो 2 ईयर 3 ईयर्स वार में कंटिन्यू लड़े रहते हैं। इस तरह से दोनों कंट्री में बहुत बड़ा लॉस होता है। तो वार इज़ नॉट गुड फॉर एनी कंट्री, बट अपने को एग्जिस्ट करने के लिए वार लड़ना पड़ता है। जब हमारी कोई भी गलती नहीं है फिर भी हमें वार में इन्वॉल्व होना पड़ता है। आप पाकिस्तान और इंडिया का इशू ले लें तो हमारा कोई भी स्टेक नहीं था। इंडिया इज ए ग्रोइंग कंट्री, कंटिन्यू अपने डेवलपमेंट पे काम कर रही है, लेकिन पहलगाम इशू के बाद इंडिया को ऐसे ऑपरेशन करने पड़े पाकिस्तान के अगेंस्ट। और पाकिस्तान किसी भी हमारे एनिमी कंट्री के दबाव में आकर के या उनकी सपोर्ट से इस टाइप की एक्टिविटी करता रहता है। उसको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि ए लॉट ऑफ लॉस इन पाकिस्तान अब डेवलप नहीं कर पा रहा है, उसकी इकोनॉमी डाउन होती जा रही है। उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिसी फेल हो रही है, और उसको जो उसके अदर कंट्री हैं जो उसको यूज कर रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, इस बात को पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है और बार बार ऐसी एक्टिविटी को इंडिया के अगेंस्ट कर रहा है। और इंडिया इज ए पावरफुल कंट्री इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री पावर। इंडिया इज द more powerful than Pakistan and he can take any action against Pakistan। तो इस बात को पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि उसको इससे कितने नुकसान हो सकते हैं। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और चैनल पे आप न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें जिससे और स्टूडेंट को और व्यूअर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं इस टाइप के और भी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड मैटर पर वीडियो लेकर के आता रहूँगा। आप हमारे चैनल को कंटिन्यू देखें। थैंक्स।